पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहला क्वेश्चन ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार मदद की, है ना। कि जो मुद्रण संस्कृति था वो भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या हेल्प किया है। तो याद रखिए कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में मुद्रण संस्कृति ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इस प्रकार है। ठीक है, देखिए, पहला कि अंग्रेजी काल में ब्रिटिश लेखकों ने अनेक ऐसी पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ ने लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार किया। वंदे मातरम गीत भारत के कोने कोने में गूंजने लगा, है ना। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पे कि भारतीय समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित वातावरण तैयार किया। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, हिंदू तथा मुंबई समाचार पत्रों में छपने वाले लेख राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत होते थे। ठीक है, अगला देखिए कि भारतीय देसी भाषाओं में छपी सामग्री से भारतीय लोगों में आधुनिक वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार किया और संपूर्ण भारत में जागृति पैदा की, है ना। अगला देखिए कि मुद्रण संस्कृति के माध्यम से अंग्रेजी प्रशासन की शोषण पूर्ण गलत नीतियों और उनके दावों को उजागर करने में सहायता मिली। अगला देखिए कि मुद्रण संस्कृति ने भारत के एक कोने में रह रहे लोगों से संबंधित खबरों को दूसरे क्षेत्र में रह रहे लोगों तक पहुंचाया और सर्व भारत की पहचान को विकसित किया। अगला, है ना, अगला यहाँ पे कि प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया। फिर यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया। जो मुद्रण संस्कृति था ना, यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावना का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार तथा जनसाधारण में जागृत करने में मदद की, है ना। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल चलते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल यहाँ पे, दूसरा सवाल यहाँ कह रहा है कि भारतीय संघीय शासन प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है ना, कि जो भारतीय संघीय शासन प्रणाली है उसकी विशेषता को लिखना है यहाँ पे। तो देखिए वही लिखना है कि भारत संघीय व्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित है। फिर उसमें पहला कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक है ना, भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है ना, भारत की संसद और विधानमंडल अपनी शक्तियाँ संविधान से ही प्राप्त करते हैं, है ना। जो भी संसद भारत में है या फिर विधानसभा में जो भी यहाँ पे हैं, वो सारी जो शक्ति मिलता है उसको कहाँ से मिलता है, संविधान से ही मिलता है। और अपने अधिकारों एवं कार्यों का प्रयोग कानून के आधार पर ही करते हैं, है ना। जो कानून बना है उस पर रह कर ही करते हैं। अगला देखिए कि लिखित संविधान, हम लोग का जो है क्या है, वो लिखित संविधान है। कि लिखित संविधान का होना संघात्मक शासन की प्रमुख शर्तें हैं, है ना। लिखित संविधान है तब ना पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। अगला कि लिखित संविधान होने से संघ एवं राज्य में मतभेद की संभावना कम रहती है, नहीं तो सबको अपना मनमानी करता। लिखित संविधान है तो समझ में आता है, सबको दिखता है कि हाँ क्या संविधान कह रहा है। फिर इसमें संघ एवं राज्य के क्षेत्राधिकार निश्चित होते हैं। ठीक है, संघ जो हो या फिर राज्य जो हो, केंद्र का या फिर संघ राज्य का जो भी अपना होता है, सबका अपना, है ना। संघ या राज्य होता है उसका क्षेत्राधिकार निश्चित होता है। कह रहा अन्य संविधान की भांति भारत का संविधान की विस्तृत और लिखित संविधान है ना। फिर देखिए तीसरा क्या है यहाँ पे कि कठोर और लचीला संविधान, कि किसी किसी के लिए कठोर संविधान है और कभी कभी ये लचीला भी हो जाता है। ठीक है ना, ये टाइम के मतलब समय के अनुसार कि किस तरह का वहाँ पे ज़रूरत है उसके अनुसार संविधान अपना वहाँ पे काम करता है। कहीं पे कठोर हो जाता है, कहीं पे अपने आप को थोड़ा लचीला भी कर लेता है, यानी उतना कठोर नहीं होता। ठीक है, देखिए क्या है कि संघात्मक संविधान कठोर होते हैं, है ना, जिसमें उसमें परिवर्तन सरलता से नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है शक्तियों का विभाजन, है ना। शक्ति का जो विभाजन है, केंद्र के पास अपना है और राज्य के पास अपना शक्ति है।
देखिए कि भारत के संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय केंद्रीय तथा स्थानीय महत्व के विषय राज्य को दिए गए हैं, है ना। फिर शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है। केंद्र और राज्य की सरकार बिना दबाव के अपने अपने विषयों पर कानून का निर्माण करती है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो अपना अपना नीति बनाता है और अपना अपना नीति लागू करता है ना। देखिए अगला क्या है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता, है ना, कि न्यायपालिका ही क्या है, सर्वोच्च है। चलिए देखिए क्या है कि भारत के संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करने का अधिकार दिया गया है ना, कि सर्वोच्च न्यायालय को ही वो अधिकार है। आगे कि भारत की न्यायपालिका अपने कार्यों का निष्पादन स्वतंत्र रूप से करती है, जिसमें विधायिका एवं कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं होता है। ठीक है ना। जो न्यायपालिका पास उसमें आपका जो विधायिका हो या फिर कार्यपालिका जो भी हो उसका कोई दबाव नहीं होता है। न्यायपालिका ही सर्वोच्च होता है। न्यायपालिका चाहे तो विधायिका और कार्यपालिका पर दबाव बना सकता है। अगला देखिए इकहरी नागरिकता। ठीक है ना। इकहरी नागरिकता, भारत में दोहरी शासन व्यवस्था होते हुए भी नागरिकों को इकहरी नागरिकता दी गई है। इसमें संघ एवं राज्यों की पृथक नागरिकता नहीं है। भारत के नागरिकों को केवल भारत की नागरिकता दी गई है। ऐसा नहीं है कि भाई दो दो नागरिकता किसी को दिया गया हो, सबको एक, कौन, कि भारत का वो नागरिक है। ठीक है। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अगला सवाल देखिए आप, है ना। अगला सवाल देखिए अगला सवाल यहाँ पे है ना। अगला सवाल यहाँ पे है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का कैसे समाधान करती है, उदाहरण सहित समझाएं, है ना। कि जो मुद्रा है उसकी आवश्यकता जो पड़ता है वो क्या है, समस्या कैसे समाधान करता है ना। देखिए क्या है कि वस्तु विनिमय व्यवस्था में चीज़ों का आदान प्रदान चीज़ों से होता है ना, और उसमें मुद्रा के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु ऐसा करना कितना कठिन है यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, है ना। यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए कि एक जूता बेचने वाला गेहूं खरीदना चाहता है ना। एक जूता बेचने वाला गेहूं खरीदना चाहता है। पहले तो उसे जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजना पड़ेगा, है ना, और फिर उसे देखना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति कहाँ है जो एक तरफ तो जूता खरीदना चाहता है और दूसरी तरफ गेहूं बेचना चाहता है ना। इस प्रकार इस लेन देन में संयोगों की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजा जाए और दूसरे वह गेहूं बेचने के लिए तैयार हो, है ना। तो अगर मुद्रा का उपयोग नहीं करेगा तो भाई आपको, अगर मान लो कि आपके पास आलू है ना, और आपको सोना का ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास आलू है और आपको सोना का ज़रूरत है, तो सामने वाला बंदा भी तो होना चाहिए कि जिसके पास सोना हो और उसको आलू का ज़रूरत हो। जब तक ये दोनों दोनों जो है एक दूसरे को सामान जो इसको चाहिए वो नहीं मिले तब तक भी सही नहीं होगा, है ना। अब मान लो कि आपके पास आलू है, उसके पास सोना नहीं है ना, और आपको सोना चाहिए, तो आप उसको आलू थोड़ी दीजिएगा कि वो फिर आपको दूसरा सामान देगा, है ना। तो वैसा इंसान को पहले ढूंढना पड़ता था ताकि सामान का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सके। ठीक है ना, एक दूसरे का सामान दे सके कि भाई तुम मेरा सामान लो, हम तेरा सामान लें, जो ज़रूरत पड़ता है उसके हिसाब से। ठीक है ना। देखिए परंतु मुद्रा के प्रयोग से जूता बनाने वाला किसी को भी अपना जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है ना। जो जूता बना रहा है वो अपना जूता बेच के पैसा कमा लेगा, और इस मुद्रा से वह जहाँ से चाहे गेहूँ खरीद सकता है, और जहाँ गेहूँ बिक रहा है वहाँ पे मुद्रा देकर के गेहूँ खरीद सकता है। ऐसे में मुद्रा द्वारा दोहरे संयोग की समस्या पैदा नहीं होती और वह अपने आप हल हो जाती है ना। तो मुद्रा इसमें फ़ायदा करवाता है। ठीक है। अब चलिए अगला सवाल, है ना। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, व्याख्या करो, है ना। उद्योग तो आपको पता ही है पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करता है, तो वही कह रहा है कि कैसे प्रदूषित करता है, व्याख्या करें। ठीक है। देखिए तो यहाँ पे है कि उद्योगों ने 4 प्रकार के प्रदूषण को जन्म दिया है। जो भी उद्योग होता है वो क्या कर रहा है, 4 तरह के
प्रदूषण को यहाँ पे जन्म दिया है। पहला तो वायु प्रदूषण करता है, दूसरा जल प्रदूषण करता है, तीसरा भूमि प्रदूषण और चौथा ध्वनि प्रदूषण। ये 4 तरह के प्रदूषण को वो बढ़ावा दिया है। दूसरा में देखिए क्या कह रहा है कि उद्योगों से निकलने वाला धुआं वायु तथा जल दोनों को प्रदूषित करता है ना। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से अवांछनीय गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तथा वायु प्रदूषित हो जाती है ना। तीसरा देखिए क्या कि वायु में धूल धुआं तथा धुंध मिले रहते हैं, इससे वायुमंडल प्रभावित होता है ना। कि वायु जो है वो धूल होता है, धुआं होता है, धुंध होता है, तो वायुमंडल जो है वो प्रभावित तो होगा ही ना। अगला सुनिए, अगला यहाँ पे है कि उद्योगों से निकला कचरा विषाक्त होता है ना। जो उद्योग से निकलता कचरा निकलता है वो विषाक्त होता है और भूमि तथा मिट्टी को प्रदूषित करता है ना। मिट्टी जो है और भूमि को जो है वो प्रदूषित करता है। कह रहा है जिस समय पर्यावरण के विभिन्न तत्व प्रदूषित हो जाते हैं तो पूरा पर्यावरण क्षति हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। और यहाँ पे ये सारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है ना। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि पसंद आया है। और अगर हाँ आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।